कंप्यूटर मेमोरी को अगर हम मटेरियल के हिसाब से वर्गीकरण हम मटेरियल के बिहाफ पर करें, ठीक है, देखिए मेमोरी का वर्गीकरण कई आधार पर हो सकता है। ऐसी मेमोरी जो इंटरनल हो और ऐसी जो एक्सटर्नल हो। यानी आप अपने फोन में देखते होंगे ना, पहले क्या होता था, इनबिल्ट मेमोरी आती थी कि जो कंप्यूटर के अंदर ही आपको प्रोवाइड की जाएगी। फिर मेमोरी कार्ड लगाए जाते थे, वो कैसी हो गई, एक्सटर्नल मेमोरी हो गई। तो कई आधार पर वर्गीकरण हो सकता है। सबसे पहला जो वर्गीकरण है वो मटेरियल के आधार पर है। तो पहला है सेमीकंडक्टर मेमोरी, ठीक है, जिसके एग्जाम्पल में आते हैं रैम, रोम और ईपी रोम। अभी इन सब की फुल फॉर्म, इन सब के काम हम पढ़ेंगे जब दूसरा वर्गीकरण पढ़ेंगे। बस ये तो हमें याद रखना है कि सेमीकंडक्टर के एग्जाम्पल क्या है, फिर मैग्नेटिक मेमोरी के एग्जाम्पल क्या है और ऑप्टिकल मेमोरी के एग्जाम्पल क्या हैं। जैसे मैग्नेटिक मेमोरी की अगर हम बात करें तो हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क और मैग्नेटिक टेप्स, ये सब किसका पार्ट है, मैग्नेटिक मेमोरी का। फिर ऑप्टिकल मेमोरी का जो पार्ट है वो कौन है, कंप्यूटर डिस्क, डीवीडी, ब्लू रे, ये सब किसका भाग है, ऑप्टिकल मेमोरी का। तो ये मेमोरी में कौन सा मटेरियल लगाया गया है, कौन से मटेरियल से मेमोरी को बनाया गया है, उसके बेस पर ये तीन मटेरियल हैं जिनके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है कि कौन सा एग्जाम्पल किस मटेरियल में है, यानी ऑप्टिक में है, मैग्नेटिक में है या सेमी कंडक्टर में है। तो इनको तो एज इट इज आपको याद रखना है। अब जो मेमोरी का बेसिक और इंपॉर्टेंट वर्गीकरण है वो कौन सा है, वो है ये, जिसमें हम मेमोरी को दो भागों में बांटते हैं। पहला है प्राइमरी या मेन मेमोरी और दूसरा है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी और मेन मेमोरी दो प्रकार की होती है, रैम और रोम, जिनमें अंतर हम देखेंगे अभी क्या होता है। और रैम जो है अगेन वो डी रैम और एस रैम में बटी होती है। अगर हम बात करें रोम की तो ये होती है प्रोम, ई प्रोम और ई प्रोम। क्या है ये अभी समझ लेंगे विद एग्जाम्पल, तो आसान हो जाएगी बात, ठीक है। फिर अगर यहाँ पर हम आए तो सेकेंडरी मेमोरी भी दो प्रकार की होती है, मैग्नेटिक मेमोरी, ऑप्टिकल मेमोरी। ये तो अभी पढ़ा था हमने। मैग्नेटिक मेमोरी के एग्जाम्पल में फ्लॉपी डिस्क है और ऑप्टिकल में सीडी, डीवीडी, ये सब ऑप्टिकल मेमोरी के पार्ट है। तो शुरुआत कहाँ से करेंगे, शुरुआत हम करेंगे, अच्छा फिर एक और मेमोरी होती है कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी पर डायरेक्ट सवाल पूछे गए हैं, कई बार पूछे गए हैं और बहुत आसान सी इसकी डेफिनेशन है जो हम लिखवा देंगे जिससे बात याद हो जाएगी। दरअसल ये बफर मेमोरी होती है जो सीपीयू और रैम के बीच में लगाई जाती है। और कई बार ये सवाल डायरेक्ट पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी सीपीयू तथा रैम के मध्य बफर का काम करती है, तो कौन सी है, कैशे मेमोरी कहते हैं उसको। इसको हम लिखवा देंगे। ये तीन मेमोरी हमें मेनली पढ़नी है। पहली मेमोरी कौन सी है, प्राइमरी मेमोरी, जिसके पार्ट कौन कौन से हैं, जिसके पार्ट हैं रैम और रोम। तो ये चार्ट आप पूरा बना लीजिए। प्राइमरी या मेन मेमोरी के दो पार्ट रैम और रोम, रैम अगेन डी रैम और एस रैम, रोम अगेन प्रोम, ईपी रोम और ई प्रोम, ठीक है। इनकी फुल फॉर्म्स, इनकी डेफिनेशंस अभी हम बताएंगे। फिर सेकेंडरी मेमोरी, मैग्नेटिक मेमोरी और ऑप्टिकल मेमोरी। मैग्नेटिक मेमोरी का एग्जाम्पल है फ्लॉपी डिस्क और ऑप्टिकल मेमोरी का एग्जाम्पल है सीडी और डीवीडी। देखिए ये पीपीटी तो आपको मिल ही जाएंगी, लेकिन कुछ कुछ बातें हैं जो आपको लिखनी भी पड़ेंगी, है ना। तो अगर हम बात करें प्राइमरी मेमोरी की, जिसमें सबसे पहले बात होगी रैम की। देखिए सवाल यहीं से तो बनेंगे, आपको ये चार्ट याद होना चाहिए। अब सवाल पूछेगा रोम निम्नलिखित में से किस मेमोरी का हिस्सा है, प्राइमरी, सेकेंडरी, कैशे या कोई और क्लाउड कंप्यूटिंग मेमोरी, कुछ भी दे देगा। तो उत्तर क्या होगा, प्राइमरी का। तो ये क्लासिफिकेशन, ये चार्ट याद होना चाहिए। यहीं से देखिए आपके यहाँ जो पैटर्न है उसमें बहुत ज्यादा डीप सवाल है ही नहीं, बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं कंप्यूटर के। ऐसा नहीं है कि कुछ आपसे एक्सपेक्टेशन बीटेक वाली है, कंप्यूटर साइंस वाली है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत जनरल बातें पूछी गई हैं। हाँ ये बात मैं भी मानती हूँ और आपको भी पता होगी कि पढ़ना बहुत ज्यादा पड़ेगा, याद बहुत ज्यादा रखने पड़ेगा। स्पेशली उन स्टूडेंट्स को थोड़ी सी दिक्कत ज्यादा हो सकती है जिन्होंने इससे पहले कभी भी कंप्यूटर को ना पढ़ा हो, क्योंकि नई नई टर्म होंगी, उन टर्म को याद करना मुश्किल होता है, ठीक है। तो थोड़ा मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। तो अगर रैम की बात करें, रैंडम एक्सेस मेमोरी, हेडिंग डाल दीजिए। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। लिखिए यह है मेटल ऑक्साइड, यह है मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर
मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर से बनी होती है। ठीक है, लिखिए, यह कंप्यूटर की वर्किंग मेमोरी है। यह कंप्यूटर की वर्किंग मेमोरी है तथा यह अस्थायी मेमोरी होती है। तथा यह अस्थायी मेमोरी होती है। अस्थायी मेमोरी को कहते हैं वॉलेटाइल, वॉलेटाइल या नॉन परमानेंट। नॉन परमानेंट, यह अस्थायी, नॉन परमानेंट या टेम्परेरी मेमोरी या वॉलेटाइल मेमोरी होती है। अर्थात जब तक कंप्यूटर ऑन है तब तक यह मेमोरी बनी रहती है। जब तक कंप्यूटर ऑन है तब तक यह मेमोरी बनी रहती है। जैसे ही कंप्यूटर को ऑफ किया जाता है, जैसे ही कंप्यूटर को ऑफ किया जाता है, यह मेमोरी चली जाती है। लिखिए, रैम दो प्रकार की होती है। रैम दो प्रकार की होती है, डायनामिक रैम और स्टैटिक रैम। रैम दो प्रकार की होती है, डायनामिक रैम और स्टैटिक रैम। अब डायनामिक रैम में लिखिए, यह स्लो मेमोरी है। यह स्लो मेमोरी है जिसमें एक ट्रांजिस्टर लगा होता है। इसे टाइम टू टाइम रिफ्रेश करना पड़ता है तथा इसे ऑफ चिप मेमोरी भी कहते हैं। तथा इसे ऑफ चिप मेमोरी भी कहते हैं। लिखिए, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी एसरैम। लिखिए, यह महंगी तथा आधुनिक रैम मेमोरी है। ठीक है, आपने देखा होगा, मान लीजिए किसी फोन है कोई जो मान लीजिए 128 GB मेमोरी है जिसमें, है ना, एक नॉर्मल फोन है, एंड्रॉइड फोन है ना, और एक एप्पल फोन है, वो भी क्या है, एंड्रॉइड फोन है, और उसमें 128 GB मेमोरी है ना। इतनी तो होती है, पहले फोन आते थे 4 GB, अब ये GB क्या है ये सब हम आगे समझेंगे बात। अभी के लिए ये समझ लीजिए कि एक एंड्रॉइड फोन है जिसकी मेमोरी कितनी है, 4 GB, और एक है एप्पल फोन जिसकी 128 GB है। तो हम हमेशा देखते हैं कि जो एप्पल के फोन होते हैं वो फास्टर होते हैं एंड्रॉइड से, है ना। तो ऐसा क्यों होता है? दरअसल एप्पल फोन जो है वो किसका इस्तेमाल करते हैं, रैम में एस रैम का, क्योंकि ये फास्टर है। और जो एंड्रॉइड फोन होते हैं, क्योंकि ये महंगी है, तो उनको अपनी मतलब मार्केटिंग में जगह बनाने के लिए अगर ये लोग बहुत महंगे प्रोडक्ट बनाएंगे एंड्रॉइड के तो दिक्कत होगी। बनाए जाते हैं लेकिन कम, है ना। तो एंड्रॉइड फोन की 128 GB, 4 GB, 10 GB, है ना, और एप्पल की इतने ही GB मेमोरी में ये मेमोरी एप्पल वाली फास्टर होती है। रीजन क्योंकि वहां एस रैम का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि एंड्रॉइड फोन में डी रैम का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, आगे बढ़ें। अब हम बात करेंगे
ROM यानी रीड ओनली मेमोरी की। हेडिंग डालिए रीड ओनली मेमोरी। यह बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम पर कार्य करती है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम पर काम करती है, BIOS कहते हैं। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम पर काम करती है। ठीक है, देखिए अगर आपको रोम याद करना है तो बस एक बात याद रखिए, जब भी कभी कंप्यूटर को ऑन किया जाता है, मान लीजिए HP का कंप्यूटर है, हमने उसे ऑन किया तो सबसे पहले HP लिखा हुआ आता है ना। ठीक है, तो ये जो HP लिखा हुआ आ रहा है, ये आपने लिखा है क्या, या जिसका कंप्यूटर है उसने लिखा है, या कभी भी कोई भी उस कंप्यूटर को ओपन करेगा तो कंपनी का नाम आना ही आना है। ठीक है, तो यानी कि ये जो मेमोरी होती है ये कैसी होती है, ये स्थायी होती है, ये अस्थायी नहीं होती। जैसे हमने किस में पढ़ा, रैम में। रैम तो अस्थायी मेमोरी है, लेकिन ये मेमोरी कैसी होती है, ये मेमोरी स्थायी होती है। आप उस कंपनी का नाम चेंज कर सकते हो, खुद नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो लिखा हुआ आ रहा है वो इनबिल्ट है, पहले से लिखा गया है, और इस मेमोरी को हम क्या कहते हैं, रोम कहते हैं। जो जब आपको रोम याद करना हो ना, तो एग्जाम्पल मन में डेफिनेशन याद ना रहे तो एग्जाम्पल मन में याद आ जाएगा, तो डेफिनेशन खुद ब खुद क्या होगी, याद आ जाएगी। लिखिए मतलब नीचे लिख लीजिए, जैसे कंप्यूटर स्टार्ट करते हुए कंपनी का नाम रोम के कारण आता है। लिखिए विद्युत सप्लाई बंद होने पर भी, विद्युत सप्लाई बंद होने पर भी इसमें उपस्थित सूचनाएं संरक्षित रहती हैं, तथा इस मेमोरी में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, तथा इस मेमोरी में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। लिख लीजिए रोम मेमोरी निम्नलिखित प्रकार की होती है, या फिर पहले लिख लीजिए इसे स्टार्टअप मेमोरी ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। इसे स्टार्टअप मेमोरी ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। इसे स्टार्टअप मेमोरी ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। यह निम्नलिखित प्रकार की होती है। सबसे पहले लिखिए पी रोम। पी रोम यानी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसके सामने लिखिए इसे एक बार सेट किया जाता है तथा इसे दोबारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इसे एक बार सेट किया जाता है तथा दोबारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ठीक है, फिर दूसरी आएगी ईपी रोम यानी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। हेडिंग डाल दीजिए इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो प्रॉम को ऐसे समझा आपने कि प्रॉम क्या है, कि कोई इंफॉर्मेशन है जो लिखी गई है, अब उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी में क्या होता है कि यूवी लाइट की हेल्प से उसको चेंज किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए आपने कंप्यूटर की ओपनिंग पर क्या किया हुआ है, कोई मतलब ये एग्जाम्पल है सिर्फ कि आपने उस पर रिफ्लेक्ट किया हुआ है कि उसमें कोई एक नंबर आएगा। जब
कंप्यूटर ऑन होगा या किसी का नाम आएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, प्रीवियस इंफॉर्मेशन को हटाने के लिए यूवी लाइट की हेल्प ली और उसको इंफॉर्मेशन को चेंज कर दिया। फिर आता है ई प्रॉम यानी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल। यहाँ पर यूवी लाइट का इरेज करने के लिए, डिलीट करने के लिए प्रीवियस इंफॉर्मेशन को किसका इस्तेमाल हुआ, यूवी लाइट का। यहाँ पर किसका इस्तेमाल होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल करके यदि प्रीवियस इंफॉर्मेशन को चेंज किया जाए तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। बस यही लिख लीजिए, इलेक्ट्रिक करंट द्वारा प्रीवियस इंफॉर्मेशन को चेंज किया जा सकता है तथा यह प्रोसेस सेकंड्स में होता है, तथा यह प्रोसेस सेकंड्स में होता है। लिखिए, प्राइमरी मेमोरी में, प्राइमरी मेमोरी में अधिकतर सूचनाएं विद्युत सप्लाई बंद होने पर नष्ट हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। अतः प्राथमिक मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी में किसी सूचना को स्थायी रूप से स्टोर नहीं कर सकते, किसी सूचना को स्थायी रूप से स्टोर नहीं कर सकते। और ना ही मेमोरी कम पड़ने पर इसे इच्छा अनुसार बढ़ा सकते हैं, और ना ही मेमोरी कम पड़ने पर इसे इच्छा अनुसार बढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए नेक्स्ट क्या है, सेकेंडरी मेमोरी, है ना। तो हेडिंग डालिए, सेकेंडरी मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं उसे, या एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं। अब इसके नाम से ही आपको बात समझ में आ रही होगी, सेकेंडरी मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी या एक्सटर्नल मेमोरी कहते हैं, ठीक है। देखिए क्या होगा ना, जब आप कंप्यूटर पढ़ रहे हो, जैसे आपने जनरेशन वाला चैप्टर पढ़ लिया, थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ ली, तो मैंने आपको कहा था कि एमसीक्यूज के लिए कोई किताब लेकर आइए, आपके पास अगर अवेलेबल ऑलरेडी है तो बहुत अच्छी चीज है, और एमसीक्यू टिक करिए उस चैप्टर के, तो मैक्सिमम चीजें आपको नोट्स में होंगी, ठीक है। जैसे अभी हम हार्डवेयर पढ़ रहे हैं तो इसी तरह के सवाल बनेंगे, इनमें से कौन इनपुट आउटपुट डिवाइस नहीं है, कौन इनपुट आउटपुट डिवाइस है, निम्नलिखित में से MICR का फुल फॉर्म क्या है, MICR कहाँ इस्तेमाल होता है, QR कोड क्या है, इस तरह के सवाल बनेंगे। तो आप जितने सवालों की प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। ऊपर से वेटेज कंप्यूटर का कंपैरेटिवली ज़्यादा है, सिलेबस उतना ज़्यादा नहीं है और वेटेज ज़्यादा है, तो आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन MCQs के करोगे उतना ज़्यादा क्लैरिटी बढ़ती चली जाएगी, है ना। तो अगेन ये लेक्चर करने के बाद इससे रिलेटेड MCQs खूब लगाने हैं, ठीक है। और कुछ चीज़ें ऐसी होंगी, क्योंकि हर एक जो भी पढ़ेंगे, मान लीजिए हमने हार्डवेयर पढ़ा, हार्डवेयर में हमने इनपुट डिवाइसेस पढ़ी, अब इनपुट डिवाइसेस हमने मैक्सिमम कवर करने की कोशिश की है, लेकिन हो सकता है कोई 2-4 इनपुट डिवाइसेस ऐसे, जैसे हम फिजिक्स में भी पढ़ते थे ना कि एग्जाम्पल जो होगा एग्जैक्टली वो तो नहीं पूछेगा, लेकिन जब आप MCQs करोगे तो उसमें कुछ इस तरह की चीजें निकल के आएंगी। अगेन उन्हें वहां नोट कर लीजिएगा, अगर कुछ छूटा होगा या कुछ ऐसा लग रहा होगा आपको कि हाँ ये भी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है और ये एड ऑन वहां हो जानी चाहिए, तो वो MCQs से ज्यादा निकलकर बाहर बात आएगी, ठीक है। तो सेकेंडरी मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी कहते हैं इसको। अगेन रीजन वही है कि प्राइमरी मेमोरी में क्या है, विद्युत सप्लाई बंद, तो जितनी आपने मेमोरी जितनी उसकी स्टोर की थी आपने इंफॉर्मेशन, वो चली जाएगी, तो अब वो स्थायी रहे, इसके लिए ऐसी मेमोरी की जरूरत थी जो अस्थायी ना हो। दूसरी चीज,
उस मेमोरी को इच्छा अनुसार बढ़ाया जा सके, है ना। ऐसा नहीं है कि फिक्स है कि 4 ही जीबी है तो 4 ही जीबी, आपका जब मन करे आप उसे एक्सटेंड कर सकते हैं। तो लिखिए, प्राइमरी मेमोरी की गति तीव्र होती है किंतु इसकी स्टोरेज कैपेसिटी सीमित होने तथा इसकी स्टोरेज कैपेसिटी सीमित होने तथा स्टोरेज अस्थायी होने के कारण सेकेंडरी मेमोरी का महत्व बढ़ने लगा। सेकेंडरी मेमोरी का महत्व बढ़ने लगा। सेकेंडरी मेमोरी को परमानेंट मेमोरी भी कहा जाता है। सेकेंडरी मेमोरी को परमानेंट मेमोरी भी कहा जाता है, यानी स्थायी मेमोरी भी कहा जाता है। जैसे हार्ड डिस्क, सीडी रोम, डीवीडी, एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव कहते हैं इनको। ठीक है, देखिए ये सब आपने सीडी में कोई इंफॉर्मेशन डाल दी, गाने डाल दिए, वीडियो सॉन्ग्स डाल दिए, या फिर आपने कोई मूवी डाल दी, अब वो स्थायी मेमोरी है। ऐसा नहीं है कि सीडी लगा हुआ है जब तक इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है तो ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक करंट बीच में चला गया मूवी देखते हुए तो सारी इंफॉर्मेशन डिलीट हो जाएगी, ऐसा तो नहीं हो रहा है। तो इसीलिए कहलाती है सेकेंड मेमोरी या ऑक्सिलरी मेमोरी या एक्सटर्नल मेमोरी। तो इसके एग्जाम्पल लिख लीजिए, हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी एटसेट्रा, या फिर एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव। ठीक है, नेक्स्ट लाइन लिखिए, किंतु कंप्यूटर इस मेमोरी के बिना भी कार्य कर सकता है। किंतु कंप्यूटर इस मेमोरी के बिना भी कार्य कर सकता है। अब कंप्यूटर तो काम कर लेगा इस मेमोरी के बगैर भी, क्यों कर लेगा? आपको पता है कि आपके फोन में अगर आप बाहर से कोई एक्सटर्नल कार्ड नहीं भी लगाओगे तब भी फोन काम तो करेगा। तो यानी कंप्यूटर को काम करने के लिए, चाहे वो फोन हो, चाहे डेस्कटॉप हो, चाहे लैपटॉप हो, एक्सटर्नल मेमोरी की नेसेसिटी नहीं है, अनिवार्यता नहीं है, यानी वो मैंडेटरी नहीं हुआ, है ना। तो इसमें लिखिए, यह दो प्रकार की होती है, सीक्वेंशियल एक्सेस और डायरेक्ट एक्सेस। सीक्वेंशियल एक्सेस में कौन आता है? इसमें आ जाते हैं जैसे मैग्नेटिक टेप, कैसेट्स जिन्हें कहते थे। ठीक है, कैसेट्स में क्या है कि आपको आप चूज नहीं कर सकते, है ना। यानी कि अगर मान लो आपको 10वां गाना सुनना है तो कैसेट में ऐसा नहीं था कि आपने उसको टेप रिकॉर्डर में डाला और आपने क्लिक करा कि 9th सॉन्ग बज जाए, नहीं, या तो आपको उसको फास्ट फॉरवर्ड करना पड़ेगा, आगे बढ़ाना पड़ेगा, या बैकवर्ड करना पड़ेगा, है ना। यानी कि आपका जो एक्सेस है वो कैसा है? सिक्वेंशियल है ना। दूसरा होता है डायरेक्ट एक्सेस। डीवीडी में आपके पास चॉइस है, मैग्नेटिक डिस्क में आपके पास चॉइस है, फ्लॉपी डिस्क में आपके पास चॉइस है। आपने लैपटॉप में उसको लगाया और कर्सर के माध्यम से आपने सेलेक्ट कर लिया, तो क्या हो गया? आपका डायरेक्ट एक्सेस हो गया वहां तक, है ना। मान लीजिए आपके पास कोई डीवीडी है, आप उसमें कोई मूवी देख रहे हो, आपका मन नहीं है, गाना आया, आपको उसको निकालने का मन है, तो आप उसे आगे बढ़ा दोगे ना। आगे बढ़ाने का मतलब यह है कि आपका एक्सेस, मान लीजिए उस डीवीडी में 10 फोल्डर हैं,
एक आप कहीं गए थे लद्दाख घूमने, वहां का भी है, कश्मीर का है, एक हिमाचल का है, केरल का है, सब जगह घूमने गए थे आप, तो आप सेलेक्ट कर सकोगे। आपके लिए ये तो नहीं है ना कि पहले आपको लद्दाख के फोटोग्राफ्स ही देखने पड़ेंगे, नहीं है ना ऐसा। तो आपका एक्सेस कैसा हो गया, उसके लिए डायरेक्ट हो गया। तो इसमें कौन कौन आ जाएगा डायरेक्ट एक्सेस में? इसमें आ जाएंगे में आ गया मैग्नेटिक टेप, कैसेट्स वगैरह, और यहां आ गया डायरेक्ट एक्सेस में लिख लीजिए मैग्नेटिक डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव्स, ब्लू रे डिस्क, मेमोरी कार्ड, सीडी, एटसेट्रा। ठीक है, ये ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। देखिए इसके बारे में भी हम आगे भी पढ़ लेंगे कि जो हमने मटेरियल के आधार पर पढ़ा, तो उसके आधार पर क्या है, मेमोरी स्टोरेज मेथड क्या है और कैपेसिटी कितनी है। तो एक चार्ट है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। शुरुआत के 2 ऑप्टिकल स्टोरेज मेथड हैं, ये 3 मैग्नेटिक हैं और ये सॉलिड स्टेट है। अब इसमें क्या है, आपने अभी तक क्योंकि ये सब नहीं पढ़ा, जीबी, एमबी, टीबी, इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन किसके इक्वल है, कितनी मतलब जो नंबर है, 1 टीबी में कितने, 1 एमबी में कितने जीबी होंगे, है ना, और कितने जीबी में कितने टीबी होंगे, ये सब हम अभी आगे समझेंगे। पहले आप इसे नोट डाउन करिए। सबसे पहला है कि मेमोरी कौन सी है। तो अगर मेमोरी है डीवीडी रोम या सीडी रोम, तो स्टोरेज मेथड क्या हुआ, ऑप्टिकल है दोनों में ही, और इनकी मेमोरी कितनी होती है, तो डीवीडी की होती है 4.7 जीबी से 17 जीबी, और सीडी रोम की होती है 640 एमबी से 680 एमबी। हार्ड डिस्क की अगर हम बात करें तो 1 टीबी तक भी आती है हार्ड डिस्क। स्टोरेज कैसा है, मैग्नेटिक। देखिए इंपॉर्टेंट क्या पॉइंट है, इंपॉर्टेंट ये पॉइंट्स हैं, ये सबका बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कुछ चीजें से ऐसी हैं जो हमारे आमने सामने ही होती है, हमारे आसपास ही होती है, बस हम थोड़ा ध्यान नहीं देते हैं। जैसे अभी हम पढ़ेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग होती है ना, मेमोरी है वो भी। तो वो मेमोरी कहाँ है, ऐसे हम सुनते हैं लेकिन हम समझ नहीं रहे हैं उस बात को, और वहीं से वो सवाल पूछ लेगा। ठीक है, तो ये तो ठीक है कि प्राइमरी है, सेकेंडरी है, लेकिन एक नई अवधारणा है जिसे हम कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। तो ये अब क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, इसको समझना है हमें। ये नोट डाउन हो गया। ऑप्टिकल हैं शुरुआत के दोनों, फिर मैग्नेटिक हैं तीनों, चाहे वो हार्ड डिस्क हो, चाहे फ्लॉपी डिस्क हो, चाहे मैग्नेटिक टेप हो। फिर पेन ड्राइव क्या आता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव में आता है। और ये लिख लीजिएगा, ये अप टू 1 टीबी, 1 जीबी से 512 जीबी। ठीक है, फिर बात आती है किसकी, नोट डालकर लिखिए, क्लाउड कंप्यूटिंग। अब क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, तो हम जानते हैं कि अब इनमें तो फिक्स है ना मेमोरी। आपके पास क्या है, आपके पास एक हार्ड डिस्क है ना, अब उसमें आपने अपनी कुछ चीजें स्टोर की हुई है। लेकिन कितना अच्छा होगा ना कि हम अपने फोन में अपने डेटा को, अपनी मेमोरी को फ्री कर दें। यानी हमारी जो भी एक्सटर्नल मेमोरी है, मान लीजिए हमने मेमोरी कार्ड बनाया हुआ है, अब उस मेमोरी कार्ड की सारी तस्वीरें हम कहीं और डाल दें और हमारा मेमोरी कार्ड फिर से फ्री हो जाए। तो उसी के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग या क्लाउड मेमोरी का इस्तेमाल होता है। आपने सुना होगा आई क्लाउड, एप्पल का, वहां पर क्या होता है, आपको इतनी मेमोरी फ्री मिलेगी। अब वो है कहाँ, वो इंटरनेट पर अवेलेबल मेमोरी है, ऐसे दिखेगी नहीं, ऐसा नहीं है कि वो पेन ड्राइव की फॉर्म में आपको मिलेगी। वो एक आपने ऑनलाइन मेमोरी स्टोरेज
ले लिया है, आपको मिल गया है, फ्री मिला है। अगर आप परचेज करना चाहें, आप मेमोरी ऑनलाइन परचेज भी कर सकते हैं, ठीक है। यानी मान लीजिए आपको क्लाउड ने कुछ मेमोरी फ्री दी है, अब लेकिन आपको सही लग रहा है कि आपको जब अपनी तस्वीरें देखनी है, फोन में इतना क्यों रखना है डेटा, आपने वहां पर क्या कर दिया, उसको स्टोर कर दिया। अब जब आपको देखना है तो आप और परचेज कर लो और अपने फोन को थोड़ा फ्री रखो। तो इसीलिए ये जो मेमोरी है, ये जो तरीका है, ये क्या कहलाता है, क्लाउड कंप्यूटिंग। लिखिए, यूजर अपने कंप्यूटर की ड्राइव के साथ साथ, अब ऐसे ही दोनों चीजें हो सकती है, ये भी कर सकते हैं, आपके पास वो फोटोग्राफ ड्राइव में भी है और क्लाउड पर भी है। ये भी हो सकता है आप अपने ड्राइव से उनको डिलीट कर दीजिए, क्लाउड पर वो रहेंगे। लिखिए, यूजर अपने कंप्यूटर के साथ साथ इंटरनेट के जरिए ऑनलाइन मेमोरी पर अपना डेटा सेव कर सकते हैं। अपना डेटा सेव कर सकते हैं भविष्य में कंप्यूटर की ड्राइव से डेटा के डिलीट हो जाने पर भी, भविष्य में कंप्यूटर की ड्राइव से डेटा के डिलीट हो जाने पर भी उसे क्लाउड कंप्यूटिंग की माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। उसे क्लाउड कंप्यूटिंग के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, फिर ये कुछ भविष्य की, अगली पीढ़ी की मेमोरी है, अगली पीढ़ी की मेमोरी है, नाम याद रखिएगा। बस इतना जरूरी है कि आप इसको, नाम को याद रखें। जैसे FET और FE रैम, इसे कहते हैं फेरो इलेक्ट्रिक मेमोरी, फेरो इलेक्ट्रिक मेमोरी। फिर एक मेमोरी है जिसे कहते हैं नैनो ट्यूब रैम। इसी तरह RE रैम होती है, RE रैम होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, ठीक है। और फिर है MRAM, SRAM को चेंज करने के लिए लक्षित किया, यानी SRAM का और भी अच्छा वर्जन क्या होगा आगे, MRAM होगा, ठीक है। तो ये कुछ मेमोरी है जो आगे की बात कर रहे हैं हम, अभी यूज में नहीं है लेकिन आगे इनके इस्तेमाल की बात कही जा रही है। अब आ जाइए कि हमने GB TB इन सब की बात की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से बहुत सवाल कई बार बार पूछे गए हैं, तो ये टेबल आपको याद होनी चाहिए। देखिए, जब भी हम बात करते हैं कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर में जो भी है किसी यूनिट में होगा, है ना। तो उन यूनिट्स को, वो एक यूनिट नहीं है, वो बहुत सारी यूनिट है, और छोटी यूनिट से मिलकर बड़ी यूनिट बनेगी। जैसे सबसे, जो कंप्यूटर की सबसे छोटी यूनिट होती है उसे हम कहते हैं बिट, ठीक है। तो देखिए, होता यह है कि कंप्यूटर जो है ना, वो केवल बाइनरी लैंग्वेज समझता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं मशीन लैंग्वेज। अभी हम आगे पढ़ेंगे भी। तो जो बाइनरी लैंग्वेज है, जो मशीन लैंग्वेज है, वो किस फॉर्म में होती है, 0-1 की फॉर्म में, ठीक है। तो इनको हम कहते हैं बिट, और 4 बिट बराबर होता है 1 निब्बल के। 4 बिट बराबर क्या होता है, 1 निब्बल के। हालांकि ये निब्बल हमें अभी काम नहीं आएगा, हमें याद रखना है कि 8 बिट बराबर होता है 1 बाइट के, ठीक है। 4 बिट किसके बराबर है, 1 निब्बल के। 8 बिट किसके बराबर होगा, 2 निब्बल के। तो 2 निब्बल किसके बराबर हुआ, 1 बाइट के। ये दोनों ही बातें सच हुई। 8 बिट बराबर 1 बाइट और 2 निब्बल बराबर 1 बाइट के।
यहां तक तो आपको बात याद रखनी है, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए। उसके बाद 10 से 11 बार आप 1024 लिख लीजिए याद करने के लिए, ठीक है, और आपको ये सीक्वेंस याद होना चाहिए। अब एक बाइट है ना, यहाँ कितने बिट से बना है? 8 बिट से। 8 बिट में क्या है? 2 निब्बल है, तो यानी 8 बिट बराबर 1 बाइट के। अब अगर ऐसे ही 1024 बाइट मिले, वो क्या बनाएंगे? 1 केबी। बाइट मिलकर क्या बना रहे हैं? केबी। अब इसी तरह 1024 केबी मिलकर क्या बनाएंगे? एमबी। ये हो गया किलोबाइट, ठीक है, ये हो गया मेगाबाइट। फिर अगर 1024 मेगाबाइट आपस में मिले तो वो बनाते हैं 1 गीगाबाइट। अब अगर 1024 गीगाबाइट आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? 1 टेराबाइट। फिर 1024 टेराबाइट मिलकर क्या बनाएंगे? पेटाबाइट। फिर 1024 पेटाबाइट मिलकर बनाएंगे एक्साबाइट। अब ये एक्स बी के नाम से जाना जाता है, और 1024 एक्स भी मिलकर बनाएंगे 1 जेटाबाइट। फिर 1024 जेटाबाइट मिलकर 1 वाई बी, और 1024 वाई बी मिलकर, अब ये और आगे की बात हो गई, ये बनाते हैं ब्रोंटोबाइट। क्या बनाते हैं? ब्रोंटोबाइट। अब ये 1024 ब्रोंटोबाइट मिलकर बनाते हैं 1 जियोपबाइट। ठीक है, तो अभी तक तो यही की बात है, बाकी इससे आगे भी बात हो सकती है। हम जनरली जो यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं? टीबी तक यूज करते हैं, जैसे हार्ड डिस्क वगैरह में हम टीबी में यूज करते हैं, है ना। तो कहने का मतलब आपको ये सीक्वेंस याद होना चाहिए, केबी, एमबी, जीबी, ठीक है। के एम जी याद रहेगा आपको, है ना। के एम जी अगर हम यहां से याद करें, के एम जी टी पी एक्स, फिर जेड वाई, ठीक है। फिर याद रखना है आपको ब्रोंटोजियोप, ठीक है, या ब्रोजियो, ब्रोजियो, ठीक है। के एम जी टीपी एक्स जेड वाई ब्रोजियो, है ना। और बस यहां से फिर इजी हो जाएगा। 1024 केबी किसके बराबर होगा? 1, यहां से एमबी के। 1024 एमबी बराबर किसके होगा? 1 जीबी के। फिर 1024 जीबी बराबर किसके होगा? 1 टीबी के। तो अगर आपको ये सीक्वेंस याद होगा तो आगे वाले की तो कोई टेंशन है ही नहीं, नहीं है ना। ठीक है, तो 4 बिट बराबर 1 निब्बल, 8 बिट बराबर 1 बाइट या 2 निब्बल, यानी 2 निब्बल में कितने बाइट होते हैं? 1 बाइट। फिर 1024 बाइट 1 केबी के, 1024 केबी 1 एमबी के, 1024 एमबी 1 जीबी के, 1024 जीबी 1 टीबी के, फिर 1024 टीबी किसके? 1 पीबी के, फिर 1024 पीबी यानी पेटा बाइट 1 एक्सबी के, एक्सा कहते हैं इसको। फिर 1024 एक्स भी जेटा बाइट के बराबर है, 1 जेटा बाइट के। फिर 1024 जेटा बाइट है योटा बाइट के बराबर। फिर योटा बाइट ब्रोंटो, और ब्रोंटो किसके बराबर है? ब्रोंटो बराबर है जियोबाइट के। तो इसे नोट कर लीजिए जल्दी से। ये सीक्वेंस पता होगा तो उत्तर आराम से कर दोगे आप, इतना मुश्किल तो नहीं है, ये तो सीक्वेंस ही है। सबसे अच्छी चीज है कि यहाँ अलग अलग फिगर नहीं है, ये 1024 ही है लगातार। अब पीछे हमारी एक चीज छूट गई, एक कैशे मेमोरी छूट गई है, तो अब हेडिंग डालिए कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी, यहां ये छूटा था ना हमारा, कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी कहते हैं इसको। कैशे मेमोरी से जो बहुत बार सवाल पूछा गया है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं कि यह सीपीयू तथा रैम के मध्य लगाई जाती है, जो सीपीयू और रैम के बीच में बफर का काम करती है।
रैम कैसी मेमोरी थी? अस्थाई। लिखिए, यह मेमोरी सीधे प्रोसेसर से जुड़ी होती है, यानी सीपीयू से। यह मेमोरी सीधे, बस आप इसके लिए ना ये भी याद रख लोगे तो सारी बात याद रह जाएगी। सीपीयू और रैम, और उसके बीच में यहां कैशे मेमोरी। लिखिए, यह सीधे प्रोसेसर से जुड़ी होती है। यह रैम तथा रोम दोनों से तीव्र होती है। यह रैम तथा रोम दोनों से तीव्र होती है। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। यह रैम तथा रोम दोनों से तीव्र होती है। यह प्रोसेसर द्वारा बार बार प्रयुक्त होने वाली सूचनाओं को संग्रहित करती है। यह प्रोसेसर द्वारा बार बार प्रयुक्त होने वाली सूचनाओं को संग्रहित करती है। यह सीपीयू को स्पीड अप करती है। यह सीपीयू को स्पीड अप करती है। यह सीपीयू को स्पीड अप करती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लिए, सीपीयू व रैम के मध्य, यह सीपीयू व रैम के मध्य बफर का कार्य करती है। यह सीपीयू तथा रैम के मध्य बफर के रूप में, ऐसे लिख लीजिए, बफर के रूप में लगाई जाती है। यह भी रैम की तरह वॉलेटाइल अर्थात अस्थाई होती है। यह भी रैम की तरह वॉलेटाइल अर्थात अस्थाई होती है। अब ये सारे ही पॉइंट क्या हो गए इंपॉर्टेंट। एक तो ये पूछा जाएगा कि ये वॉलेटाइल होती है या नॉन वॉलेटाइल होती है, यानी स्थाई होती है या अस्थाई होती है। तो अस्थाई होती है। रैम भी क्या होती है? अस्थाई होती है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यह सीपीयू और रैम के बीच में बफर का काम करती है। सीधा सवाल पूछा जाता है कि सीपीयू तथा रैम के बीच में बफर का कार्य कौन सी मेमोरी करती है? तो कौन सी करती है? कैशे मेमोरी करती है। ठीक है, तो इस तरह की छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है जो लगती बहुत ऐसी हैं कि मुश्किल होंगी, हालांकि मुश्किल कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब हमें इसी में पढ़ना है क्या? सीपीयू। तो हेडिंग डाल दीजिए, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे जो हार्डवेयर है ना, अभी सॉफ्टवेयर की बात नहीं आई थी, हम पढ़ रहे थे हार्डवेयर। तो हार्डवेयर का जो अंतिम भाग है हमारा वो था सीपीयू। मैं आपको एक बार दिखाती हूँ, ये पढ़ा था ना हमने। तो इसमें हमने देखा था इनपुट डिवाइसेस हार्डवेयर में, आउटपुट, इनपुट आउटपुट, प्रिंटर, मदरबोर्ड, सीपीयू। बचा क्या? कंप्यूटर मेमोरी। जैसे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का एग्जाम्पल बहुत पूछा जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे डिजिटल कैमरा है, जैसे मॉडम के बारे में बहुत पूछा जाता है कि इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, क्या है? तो याद रखना है मॉडम क्या है? इनपुट आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारी कंप्लीट हो गई। हमारी कंप्यूटर मेमोरी भी क्या हो गई? कंप्लीट। ये भी हो गया कंप्लीट। अब हमारी बात किसकी आती है? सीपीयू की। तो सीपीयू पढ़ते हैं, फिर सॉफ्टवेयर पर स्विच करेंगे। अब सीपीयू क्या है? सीपीयू सिंपल, जो हमने पढ़ा था ना कि हो क्या रहा है, हमने पढ़ा था कि कभी भी जो इंफॉर्मेशन है, इनपुट द्वारा किसी इंफॉर्मेशन को, किसी डेटा को दिया जाता है, फैच किया जाता है। क्या कहा जाता है उसे? फैच करना। इंफॉर्मेशन फैच किया, है ना। अब इंफॉर्मेशन दे दी, डेटा दे दिया, कंप्यूटर उसे क्या करेगा? डिकोड करेगा। किसके द्वारा? प्रोसेसिंग करेगा सीपीयू द्वारा। ठीक है, यानी कंप्यूटर इस डेटा को,
इनपुट डेटा, इस डेटा को सीपीयू क्या करता है, डिकोड करेगा। अब डिकोड करने के बाद क्या होगा, उसका प्रोसेसिंग होगी किसके द्वारा, सीपीयू द्वारा। अब देखो सीपीयू का भी कौन सा पार्ट इसे डिकोड करेगा, उसे हम कहते हैं कंट्रोल यूनिट। इस डेटा को, जो दिया गया डेटा है ना, वहीं पर इसको बना लेते हैं, जो दिया गया डेटा है वो किसके द्वारा, उसमें 3 चीज होती हैं, ठीक है। तो ये है हमारी इनपुट, इनपुट हमने क्या कर दिया, इनपुट में हमने डेटा डाला यानी फेच किया, इनपुट फेच कहते हैं, देना, डेटा फेच हो गया, है ना। अब डेटा जाएगा किसके पास, कंट्रोल यूनिट के पास। ये डेटा को क्या करेगा, डेटा को डिकोड करेगा। कंट्रोल यूनिट डेटा को क्या करेगा, डिकोड करेगा। फिर सीपीयू का ही एक भाग होता है जिसे हम कहते हैं एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ये करेगा इस डेटा को प्रोसेस, एएलयू ये करेगा प्रोसेस। अब डेटा को प्रोसेस करने के बाद सीपीयू में ही उपस्थित मेमोरी में इस डेटा को क्या किया जाएगा, स्टोर किया जाएगा। तो यानी कंप्यूटर के अंदर ही जो सीपीयू है ना, जो सीपीयू है, अब ये सीपीयू ही जो है, इसमें 3 यूनिट्स हैं अलग अलग, जो अलग अलग काम कर रही है। एक का क्या काम है, डिकोड करना, डेटा को डिकोड, वो कौन करता है, कंट्रोल यूनिट। फिर उस डेटा को प्रोसेस कौन करता है, एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, है ना। फिर लास्ट होता है मेमोरी होती है, ये मेमोरी जो सीपीयू की मेमोरी होती है इसे कहते हैं रजिस्टर, यानी जो उसके यहाँ काम हो रहा है वो रजिस्टर में मेंटेन होगा, तो इसे कहते हैं रजिस्टर मेमोरी। यानी जो भी काम हुआ उसके स्टोरेज के लिए किसका इस्तेमाल होता है, रजिस्टर मेमोरी का इस्तेमाल होता है। तो लिखिए इसमें, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट 3 भागों से मिलकर बना होता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट 3 भागों से मिलकर बना होता है। सबसे पहले लिखिए एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। दूसरा लिखिए सीयू, कंट्रोल यूनिट। और तीसरा लिखिए मेमोरी। देखिए एएलयू का मुख्य कार्य प्रोसेसिंग का होता है, एएलयू का मुख्य कार्य प्रोसेसिंग का होता है। जैसे जैसे कैलकुलेशन करना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, है ना, कैलकुलेशन करना, कंपैरिजन करना इत्यादि। फिर लिखिए कंट्रोल यूनिट, यह है फैच किए गए डेटा को, यानी इनपुट जो आया, फैच किए गए डेटा को डिकोड करने का कार्य तथा प्रोसेसिंग को मैनेज करने का कार्य करता है, प्रोसेसिंग को मैनेज करने का कार्य करता है। फिर लिखिए मेमोरी, सीपीयू में उपस्थित मेमोरी को रजिस्टर कहते हैं। सीपीयू में उपस्थित मेमोरी को रजिस्टर कहते हैं। अब हमने रजिस्टर मेमोरी तो पढ़ी नहीं, तो रजिस्टर मेमोरी अब पढ़ेंगे क्योंकि उसकी बात ही अभी हुई है वो भी एक टाइप की मेमोरी ही है ना। लिखिए यह है सबसे तेज यानी तीव्र यानी फास्टेस्ट मेमोरी होती है, यह सबसे तीव्र मेमोरी होती है तथा यह सीपीयू के सबसे अधिक पास होती है, तथा यह सीपीयू के सबसे अधिक पास होती है। अब हेडिंग डाल दीजिए रजिस्टर, हेडिंग डालिए रजिस्टर।
लिखिए रजिस्टर में, यह है सबसे तेज कंप्यूटर मेमोरी होती है, ये तो आपको पता ही है, जिसका प्रयोग, यह सबसे तेज कंप्यूटर मेमोरी होती है जिसका प्रयोग इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने के लिए किया जाता है। इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने के लिए किया जाता है। लिखिए, सीपीयू के द्वारा होने वाले सभी ऑपरेशंस में, सीपीयू के द्वारा होने वाले सभी ऑपरेशंस में रजिस्टर का प्रयोग करते हैं। लिखिए, कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किए गए डेटा की इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस यानी सीपीयू द्वारा प्रोसेस किए गए डेटा की इंफॉर्मेशन तथा आउटपुट का रिकॉर्ड रजिस्टर मेमोरी से ही प्राप्त होता है। लिखिए, कुछ प्रमुख रजिस्टर निम्नलिखित हैं। अब कुछ नाम याद होने चाहिए आपको रजिस्टर्स मेमोरी के। कुछ प्रमुख रजिस्टर निम्नलिखित हैं। जैसे पहला लिखिए MAR, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। MAR, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ठीक है, अब मान लीजिए कोई इंस्ट्रक्शन आया, तो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर का काम क्या है कि इंस्ट्रक्शन कहां से आया है और कहां जाना है, उसकी लोकेशन को स्टोर करके कौन रखेगा? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, यानी उसे कहां भेजना है। ठीक है, पता तो होगा कुछ कहां से आया है, कहां जाएगी इंफॉर्मेशन। लिखिए, यह एक्टिव मेमोरी लोकेशन को होल्ड करके रखता है। एक्टिव मेमोरी लोकेशन के एड्रेस को होल्ड करके रखता है। यह इंस्ट्रक्शन के उस एड्रेस को रखता है जहां से वह आ रहा है। यह इंस्ट्रक्शन के उस एड्रेस को रखता है जहां से वह इंस्ट्रक्शन आ रहा है तथा जहां उस इंस्ट्रक्शन को जाना है। सेकंड लिखिए, ऑक्यूमुलेटर। लिखिए, प्रोसेसिंग के बाद जनरेट हुए रिजल्ट को स्टोर करने का काम, प्रोसेसिंग के बाद जनरेट हुए रिजल्ट को यानी आउटपुट को स्टोर करने का काम ऑक्यूमुलेटर का होता है। तो एड्रेस सिर्फ ये एड्रेस को नोट कर रहा है कि कहां जाएगा, यानी ये मेमोरी बना रहा है कि ये जो आया है इंस्ट्रक्शन कहां से आया है और ये कहां जाएगा। ठीक है, ऑक्यूमुलेटर का काम क्या है? जो भी आउटपुट, जो भी रिजल्ट आया, उस रिजल्ट जो जनरेट हुआ है उसको स्टोर करने का काम किसका हुआ? ऑक्यूमुलेटर का। तो इसमें एड्रेस वर्ड इंपॉर्टेंट है, इसमें आउटपुट या रिजल्ट वर्ड याद रखिएगा तो याद रहेगी बात। फिर है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, जिसे IR कहते हैं। लिखिए, जिस इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन हो रहा हो या जिस इंस्ट्रक्शन पर कार्य हो रहा हो, नाम में ही है इंस्ट्रक्शन, जिस इंस्ट्रक्शन पर कार्य हो रहा हो, हमने कोई इंफॉर्मेशन डेटा कंप्यूटर को दिया, अब उस पर काम हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, तो जिस इंस्ट्रक्शन पर कार्य हो रहा हो या एग्जीक्यूशन हो रहा हो, उस करंट इंस्ट्रक्शन को
होल्ड रखने का काम या सेव रखने का काम, उस करंट इंस्ट्रक्शन को सेव रखने का कार्य इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का होता है। फिर है अंतिम प्रोग्राम काउंटर, जिसे कहते हैं पीसी। पीसी प्रोग्राम काउंटर लिखिए, यह हार्डवेयर मेमोरी डिवाइस है। यह हार्डवेयर मेमोरी डिवाइस है, इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, क्योंकि जितने रजिस्टर पढ़े वो हार्डवेयर नहीं थे, पीसी जो है वो क्या है, हार्डवेयर है। लिखिए, यह हार्डवेयर मेमोरी डिवाइस है जो करंट इंस्ट्रक्शन के लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है। जो करंट लोकेशन, करंट इंस्ट्रक्शन के लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये सारी बातें जितनी हमने की ये हार्डवेयर की हैं, चाहे फिर वो सीपीयू हो, चाहे वो मदरबोर्ड हो, चाहे इनपुट डिवाइस हो, आउटपुट हो, इनपुट आउटपुट डिवाइस हो, या कंप्यूटर की मेमोरी हो, ये सभी क्या हैं, ये सभी हार्डवेयर हैं। ठीक है, अब हम बात जो करेंगे, हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर्स की, है ना। तो सॉफ्टवेयर में क्या है, देखिए सॉफ्टवेयर में कुछ सेक्शंस हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्वेश्चन जहां से बनते हैं वो एरिया भी बहुत डिफाइन है। जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दो तरह के होते हैं सॉफ्टवेयर, एक होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, लैंग्वेज प्रोसेसर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन लैंग्वेज वाला पार्ट ना वहां ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहां हम एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में चेंज करना सीखेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, नंबर सिस्टम ऑफ कंप्यूटर। नंबर सिस्टम ऑफ कंप्यूटर में क्या है, जितनी भी लैंग्वेजेस हैं वो एक से दूसरे में नंबर में चेंज होगी, जैसे बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू ऑक्टमल, हेक्साडेसिमल, इन सब में एक दूसरे के फॉर्मूले से चेंज होता है। बहुत आसान चीजें हैं, बहुत मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में हम वही सारी चीजें पढ़ेंगे। लेकिन जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सिस्टम सॉफ्टवेयर में, वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। यहीं से सवाल बनता है मैक्सिमम टाइम। और एप्लीकेशन सिस्टम में बहुत जनरल सवाल बनते हैं, जनरल इन द सेंस पूछ लेगा आपसे कि एक एग्जाम्पल देगा और पूछेगा ये किस सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का या सिस्टम सॉफ्टवेयर का, या दोनों का, या कुछ भी, ऑप्शन तो कुछ भी हो सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि बस थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है कि एप्लीकेशन का मीनिंग ही क्या होता है, जहां अप्लाई हो सके चीजें, है ना। तो बहुत आसान चीजें हैं, बस नाम याद रखने हैं आपको, बाकी कुछ भी मुश्किल नहीं है। ऐसी चीजें नहीं है कि पता नहीं ये कहाँ चीजें हो रही हैं, आपके कंप्यूटर में ही होती है, चाहे आप कितना भी छोटा कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हो, हर एक में ये सारी चीजें आपको इजीली मिल जाएगी। अभी वन बाय वन हम समझेंगे तो और आसान हो जाएगी। ठीक है, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में हमें सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये चीजें पढ़नी है। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो तीन तरह के मेनली होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज और यूटिलिटी। ये तीन तरह के सॉफ्टवेयर यहाँ पर पढ़े जाते हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जर्नल पर्पस यानी सामान्य उद्देश्य के लिए कौन से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है और स्पेसिफिक पर्पस के लिए कौन से सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है। इनके कुछ कैटेगरीज होंगे, कुछ एग्जाम्पल्स होंगे, बस वो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, अब जैसे मैं कहूं कि किसी होटल में पूरे प्रोसेस को मैनेज करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर होगा, तो आप समझ जाओगे कि होटल जो है एक स्पेसिफिक काम के लिए कोई ऐप बनाएगा, कोई सॉफ्टवेयर बनाएगा, सिर्फ एक स्पेसिफिक काम के लिए कि उसका होटल का मैनेजमेंट हो पाए। तो मुझे बताइए, होटल में कोई सॉफ्टवेयर अगर इस्तेमाल हो रहा है तो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट होगा या एप्लीकेशन का होगा। और एप्लीकेशन क्योंकि अप्लाई होगा, और एप्लीकेशन में भी वो जनरल पर्पस है या स्पेसिफिक, होटल है तो स्पेसिफिक हो जाएगा, तो वो स्पेसिफिक पर्पस का सॉफ्टवेयर वहां इस्तेमाल हो रहा होगा। तो इसी तरह की चीजें होती हैं, इन्हीं बातों से बस हमें थोड़ा सा कनेक्ट करना होता है, याद रखना होता है। अगेन मैं बार बार यही कह रही हूँ, कंप्यूटर में चीजें ज्यादा हैं, बातें ज्यादा हैं, याद रखने के लिए टर्म्स ज्यादा है, बाकी सब्जेक्ट आसान है। ठीक है, मतलब कम से कम हमारे सिलेबस में जो है वो आसान है। तो अगर हम बात करें, पहले तो सॉफ्टवेयर ही क्या होते हैं यही समझ लें हम। तो सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन लिख लीजिए। देखिए,
सॉफ्टवेयर निर्देशों कॉमा डेटा कॉमा या प्रोग्राम का एक सेट है या प्रोग्राम का एक सेट है जिसका उपयोग कंप्यूटर को संचालित करने और विशिष्ट कार्य को निष्पादित करने के लिए किया जाता है। देखिए सॉफ्टवेयर का मुख्य उद्देश्य डेटा को सूचना में परिवर्तित करना है। डेटा को सूचना में परिवर्तित करना है। देखिए सॉफ्टवेयर के निर्देशों के अनुसार ही हार्डवेयर कार्य करता है। अब पहली हेडिंग डाल दीजिए सिस्टम सॉफ्टवेयर। देखिए सामान्यतः सिस्टम सॉफ्टवेयर ये वाला जो भी है कंप्यूटर के निर्माता द्वारा ही उपलब्ध कराए जाते हैं। कंप्यूटर के निर्माता द्वारा ही उपलब्ध कराए जाते हैं। ठीक है, हमारा फोन काम कर रहा है। ठीक है, अब कुछ ना कुछ तो इसमें ऐसा होगा जिसकी वजह से ये प्रोसेसिंग हो रही है, ये काम हो रहे हैं, वो ही कहलाता है सॉफ्टवेयर। यानी हमारा हार्डवेयर जो भी काम करेगा वो किसकी वजह से करेगा, उसके पीछे कोई ना कोई सॉफ्टवेयर काम कर रहा होगा जिसकी वजह से हमारा हार्डवेयर वर्किंग है। तो अब जो ये सॉफ्टवेयर हैं, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, वो सिस्टम में होंगे तो कौन प्रोवाइड कराएगा, वो ऑलरेडी कंप्यूटर का जो निर्माता है वो आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कराता है। तो इसमें भी हमने 3 पढ़े। तो सबसे पहला लिखिए इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, अब मैंने आपको कहा था ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर सबसे इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो सॉफ्टवेयर है, सबसे पहले हम उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर उसका काम देखेंगे। काम उसके ये 4 है, यही 4 उसके काम होते हैं। प्रोसेस का मैनेजमेंट करना, कोई भी प्रोसेस है उसका मैनेजमेंट कौन देख रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। मेमोरी को मैनेजमेंट करना, फाइल का मैनेजमेंट करना और डिवाइस का मैनेजमेंट करना, ये सब का सब काम किसका है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का। और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के कुछ टाइप्स होते हैं, है ना, यह समझने के लिए कह लीजिए कि एग्जाम्पल टाइप के साथ होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है उसे नोट डाउन करिए। देखिए किसी भी प्रोग्राम्स को कार्य करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, आप ओएस लिखेंगे शॉर्ट में, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर आधार उपलब्ध कराता है ऑपरेटिंग सिस्टम मुख्य रूप से प्री लोडेड होते हैं, यानी निर्माता द्वारा प्रोवाइड कराए जाते हैं, प्री लोडेड होते हैं। किंतु इन्हें बदलना या अपग्रेड करना संभव है। बदलना या अपग्रेड करना संभव है। जो लोग एप्पल का फोन इस्तेमाल करते हैं तो वो देखते होंगे कुछ टाइम बाद सॉफ्टवेयर आ जाता है विद
नंबर कि ये नंबर का सॉफ्टवेयर है, जो एंड्रॉइड यूज करते होंगे उनके पास भी आता होगा। तो उसमें क्या होता है कि जो हम अपडेट करते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, उसमें अपडेट डला हुआ है, हमें टाइम पर अपडेट कर लेना है फोन, है ना, और यानी हमारी प्रोसेसिंग और बेहतर ताकि हो सके। ठीक है, आपके पास व्हाट्सएप का भी अपडेट आता होगा, लेकिन आपने देखा होगा कभी कभी फोन अपडेट आता है आपके पास, जैसे सॉफ्टवेयर अपडेट आएगा, एप्पल वालों के पास आता है ना, तो आपने उसको क्या किया, अपडेट कर दिया, तो वो जो है वो क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसे आप अपडेट कर सकते हैं, आप चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, आप उस कंपनी के पास जाएंगे और कहेंगे कि इसमें ये वाला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दीजिए, अगर पॉसिबल होगा उस फोन में तो वो सॉफ्टवेयर क्या कर देंगे, अपडेट कर देंगे या इंस्टॉल कर देंगे। ठीक है, लिखिए, लिखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, यहां लिखे हैं प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट तथा डिवाइस मैनेजमेंट का होता है, तथा डिवाइस मैनेजमेंट का होता है। आप अगर इसका एग्जाम्पल देखना चाहो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे नॉर्मल एग्जाम्पल क्या है, जो आपने भी देखा हो, तो अगर जो नॉर्मल पर्सनल कंप्यूटर होते हैं जिन पर काम करते हैं ऑफिस में, घर में, तो वहां होता है क्या, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। अब ये क्या है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिंपल है ना। पूछते हैं ना इसमें विंडो कौन सी है, कौन सी विंडो का कंप्यूटर है, तो ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम कई प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला है बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, जब एक प्रकार के सभी कार्यों को, जब एक प्रकार के सभी कार्यों को एक बैच के रूप में संगठित करके, एक बैच के रूप में संगठित करके साथ में क्रियान्वित किया जाता है, साथ में क्रियान्वित किया जाता है, उसे कहते हैं बैच प्रोसेसिंग ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम। और उदाहरण है इसका यूनिक्स, अभी यूनिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर लिखिए, सिंगल यूजर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूजर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए, इसमें एक बार में एक उपयोगकर्ता द्वारा ही कार्य करने की अनुमति होती है, एक बार में एक उपयोगकर्ता द्वारा ही कार्य करने की अनुमति होती है। उदाहरण लिख लीजिए, MS DOS और विंडोज 95, MS DOS और विंडोज 95। फिर आता है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। में लिखिए, मल्टी यूजर में लिखिए एक से अधिक उपयोगकर्ता द्वारा
कार्य किया जा सके, एक से अधिक उपयोगकर्ता द्वारा कार्य किया जा सके, उदाहरण लिख लीजिए इसमें भी। VMS, इसमें एग्जाम्पल लिख लीजिए मल्टी यूजर में। VMS, वेंडर मैनेजमेंट सिस्टम। और इसी में यूनिक्स भी आता है, यूनिक्स। यूनिक्स कई जगह हम उदाहरण में पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट लिख लीजिए मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, लिखिए जब उपयोगकर्ता एक साथ एक्सेल और फायरफॉक्स ब्राउजर पर काम करे। मान लीजिए दो ब्राउजर हैं, एक्सेल और फायरफॉक्स, और दोनों पर स्विच करके अगर कोई उपयोगकर्ता काम कर रहा है तो उसे कहेंगे मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोसेसिंग का एग्जाम्पल भी यूनिक्स और लाइनेक्स है। इसका एग्जाम्पल भी यूनिक्स और लाइनेक्स है। लिनक्स भी कहते हैं, लाइनेक्स लिनक्स कुछ भी कह सकते हैं। नेक्स्ट लिखिए टाइम शेयरिंग ओएस, ये भी एग्जाम्पल इसी का है। और है रियल टाइम ओएस। रियल टाइम ओएस इंपॉर्टेंट है, इसमें लिख लीजिए इसका प्रयोग एयर ट्रैफिक कंट्रोल तथा एयरक्राफ्ट जैसे स्थानों पर होता है। ठीक है, टाइम शेयरिंग में क्या होगा, टाइम के अकॉर्डिंग। फिर एक और लिख लीजिए डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस। डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस ये कार्य को क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करके आउटपुट देगा। तो इसी तरह के हैं, बस आपको पता होना चाहिए। पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन नहीं है, किसका ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप नहीं है। अंतिम और लिख लीजिए जो इंपॉर्टेंट है, यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस देखिए, जो सिस्टम यूजर्स को या जो सॉफ्टवेयर यूजर्स को कंप्यूटर से इंटरैक्ट करने की सुविधा प्रदान करे, कंप्यूटर से इंटरैक्ट करने की सुविधा प्रदान करे, उसे यूजर इंटरफेस कहते हैं। ठीक है, आधुनिक समय में यूजर इंटरफेस में GUI, जिसे GUI कहते हैं, GUI इसकी फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आधुनिक समय में GUI का प्रयोग किया जाता है। पहला GUI 1970 के दशक में डिजाइन हुआ। ठीक है, आपने सबने देखा होगा फोन स्क्रीन है, फोन स्क्रीन के ऊपर आपने यहाँ पर बहुत सारे एप्लीकेशन डाउनलोड किए हुए हैं, तो ये ग्राफिक्स की फॉर्म में आते हैं।
ये आ गया स्पॉटिफाई का साइन, ये आ गया गाना का साइन, फिर यहाँ पर आपका है व्हाट्सएप, है ना, यहाँ पर आपका है फेसबुक मान लीजिए, यहाँ आपका इंस्टाग्राम है, ठीक है। तो ये ग्राफिक की फॉर्म में जो आ रहा है, ये किसके कारण आ रहा है, ये GUI के कारण आ रहा है, ठीक है। पुराने फोन में अगर आप देखोगे तो कैसा होता था, इसे कहते थे CLI। CLI को कहते थे कैरेक्टर लाइन इंटरफेस या कमांड लाइन इंटरफेस। कैरेक्टर लाइन इंटरफेस या कमांड लाइन इंटरफेस, यानी इस फॉर्म में नहीं, बल्कि इस फॉर्म में हमारे पास जो भी एप्लीकेशंस होते थे वो लाइन के फॉर्म में होते थे। सेम चीज कंप्यूटर में भी देख सकते हो, फोटो ओपन करते हैं तो बाहर से ही दिख जाती है ना फोटोज। पहले क्या होता था, लाइन में फोटोज होती थी, आप उसको क्लिक करोगे तो ही समझ में आएगा कि क्या है, ठीक है। अब इसमें आगे लिख लीजिए। अब देखिए जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे हमने विंडोज पढ़ा, हमने लाइनेक्स पढ़ा, इसी तरह मैक OS होता है एप्पल का, इसी तरह यूनिक्स होता है, जो हमने ज्यादातर एग्जाम्पल्स में पढ़ा ही है। ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल हैं, तो इन्हें पढ़ना भी पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। तो अगर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की हम बात करें तो 85 में, या कहते हैं 80 के दशक के मध्य में पहला विंडोज बनाया गया, जिसका नाम था विंडोज 1। फिर 92 में 3.5, 95 में 95, विंडोज 95, 2001 में XP, एक्सपीरियंस, यानी इसकी फुल फॉर्म एक्सपीरियंस है, और ये आज तक का सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला, मतलब आज भी हमें ऐसा लगता है ना कि अब तो 11, विंडोज 11 इस्तेमाल हो रहा होगा, ऐसा नहीं है। जो बहुत अच्छा आज भी माना जाता है कि कौन सा विंडोज, जो बड़ी कंपनीज होती हैं जिस विंडोज पर अभी भी काम करते हैं जो IT में, वो XP पर ही करते हैं, मोर कंफर्टेबल होता है ये, ठीक है। 2006 में विस्टा, ये आपने मतलब देखा ही होगा, यहाँ के बाद से आपको कंप्यूटर वाली इंटरेक्शन हो ही गई होगी। तो 2006 में विंडो विस्टा का इस्तेमाल होता था, 9 में विंडो 7, 12 में 8, 15 में 10, और अभी जो हम यूज करते हैं विंडो 11 का यूज करते हैं, और आगे जो हम यूज करने वाले हैं वो विंडो न्यू टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं। तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ईयर पूछ लिया तो क्या करेंगे, या पूछ लिया कि कौन सा विंडोज नहीं एग्जिस्ट करता, पता चले वो विंडो 13 की बात करें, है ना। तो इन सबको नोट डाउन कर लीजिए कि जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज हैं वो कौन कौन से अभी तक आ चुके हैं, कौन कौन से यूज हुए, कब कब किसका इस्तेमाल हुआ है। फिर हम बात कर लेते हैं जो छोटी छोटी बातें और बची हैं, जैसे लिनक्स के बारे में, LINUX, लिनक्स लिख लीजिए, इसके बारे में लिखिए। 1991 में इसे विकसित किया गया। यह फ्री, इसके बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट एक ही बात है कि यह फ्री ओपन सोर्स, फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। फिर बात आती है एप्पल मैकिंटॉश की, एप्पल इसे करके मैकिंटॉश, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है जो स्टीव जॉब ने 1984 में बनाया था, और उसका बाद में नाम चेंज हुआ, जिसमें फिर मैक OS कहने लगे, और मैक OS के कई वर्जन आ चुके हैं। अब एग्जाम्पल में पूछा जाता है नाम लेके कि यह किसका उदाहरण है, तो याद रखना जितना भी टाइगर, पैंथर, जैगुआर, ये सब क्या है, ये किस फैमिली से रिलेटेड है, एक ही प्रजाति से रिलेटेड है ना। तो ये सब मैक OS के वर्जन है, चाहे फिर वो माउंटेन लायन हो, टाइगर हो, पैंथर हो, टाइगर, पैंथर जैगुआर हो, ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं, ये सभी एग्जाम्पल हैं मैक OS के, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के। फिर बात आती है किसकी, यूनिक्स की। लिखिए यूनिक्स
फुल फॉर्म लिख लिया करिए, जिसकी नहीं लिख पाएगा खुद ही लिख लीजिए। यूनिक्स की है यूनिप्लेक्स्ड इंफॉर्मेशन कंप्यूटिंग सिस्टम, यूनिप्लेक्स्ड इंफॉर्मेशन कंप्यूटिंग सिस्टम। ठीक है, लिखिए यह मल्टीटास्किंग तथा मल्टी यूजर ओएस है और इसके निर्माता का नाम ढूंढ के लिखिएगा, जिसे 1969 में इन्होंने बनाया था। खुद ढूंढ के लिखिएगा, 2 साइंटिस्ट का नाम है। यह है मल्टीटास्किंग मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसे 1969 में इनके द्वारा विकसित किया गया। लिखिए इसमें डेटा मैनेजमेंट कर्नेल के द्वारा होता है। कर्नेल क्या है? कर्नेल के द्वारा डेटा मैनेजमेंट होता है। लिखिए कर्नेल ऑपरेटिंग सिस्टम का वह भाग होता है जो सीपीयू में होने वाले कार्यों को निर्देशित करता है, जो सीपीयू में होने वाले कार्यों को निर्देशित करता है। लिखिए यह असेंबली तथा सी भाषा में लिखा गया है। यूनिक्स किस भाषा में लिखा गया है? असेंबली। असेंबली भाषा क्या होती है? न्यूमेरिक कोड का इस्तेमाल करते हैं, आगे पढ़ेंगे। तथा सी भाषा हाई लेवल लैंग्वेज है, जबकि असेंबली लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज है, में लिखा गया है। नेक्स्ट आता है एमएस डॉस। एमएस डॉस माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ओएस, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम। कुछ आपको एक्सटेंशन याद करने हैं, वो याद कर लीजिएगा। जैसे कुछ मैं बता देती हूँ, कुछ आप खुद दिखेगा। .xe क्या होता है? .com क्या होता है? फिर .bat क्या होता है? फिर .doc क्या होता है? sys PRG होता है ना, हाँ PRG। तो exe क्या होता है? एग्जीक्यूटेबल फाइल, इसे कहते हैं एग्जीक्यूटेबल फाइल। ठीक है, फिर आते हैं हम किसको? कॉम पर। कॉम क्या होता है ये पता होगा आप सबको, कमांड फाइल्स। फिर BAT बैच फाइल्स होती है। डॉक डॉक्यूमेंट फाइल। सिस सिस्टम फाइल्स। PRG प्रोग्राम फाइल। तो ये .com होता है कमांड फाइल्स। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर कहीं और देखें तो उसको नोट कर लीजिएगा। फिर उसके अलावा मोबाइल उपकरणों के OS क्या क्या होते हैं लिख लीजिए, आप अच्छे से जानते हैं ये बात भी। एप्पल में iOS होता है। एप्पल में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो क्या होता है? iOS। मैंने कहा अपडेट करने के लिए जो आता है, ठीक है, एप्पल में होता है। और एंड्रॉइड किस में होता है? एंड्रॉइड किन फोन में होता है? सॉरी गूगल, हाँ सॉरी, एंड्रॉइड किन फोन में होता है? गूगल फोन में। उसी तरह आपको याद होगा कि नोकिया सीरीज में विंडोज फोन होते थे। ठीक है, विंडोज फोन होते थे किसमें? जिनका इस्तेमाल अब बहुत कम हो गया है। विंडोज फोन किस में होते थे? नोकिया वगैरह। इसी तरह आप देख लेना ब्लूबेरी में कौन सा होता था, है ना, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम पता होना चाहिए, iOS। और गूगल में किसका होता है? एंड्रॉइड, जितने भी आप एंड्रॉइड फोन इस्तेमाल करते हैं, है ना।
और इनके द्वारा क्या करते हैं, फिल्म, वीडियोस देखना, गेम खेलना, वेब ब्राउज करना, ये सब किसके द्वारा हो पाता है, इन्हीं सॉफ्टवेयर के कारण ये हो पाता है। ठीक है, फिर एक बचा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। हमने पढ़ा था ना, हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में यहां हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम खत्म होता है। अभी हमारा कौन सा बचा, अंत वाला था यूटिलिटी, और उससे पहला लैंग्वेज प्रोसेसर था। ठीक है, लैंग्वेज प्रोसेसर इसके बाद पढ़ेंगे, पहले यूटिलिटी छोटा है, इसको खत्म करते हैं। लिखिए, देखो आपके फोन में, हम फोन का ही एग्जाम्पल लेते हैं क्योंकि उससे ज्यादा आपका आमना सामना होता है। तो आपने देखा होगा कई बार एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं, अपडेट सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन अपडेट, डिलीटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, क्लीन अप के लिए सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, तो ये सारे सॉफ्टवेयर क्या है, आपकी डिवाइस को अच्छा बनाने के लिए है, तो उन्हें ही हम कहते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। लिखिए, यह सॉफ्टवेयर वायरस का पता लगाने, डेटा बैकअप, यह सॉफ्टवेयर वायरस का पता लगाने, डेटा बैकअप, अवांछित फाइलों को हटाने आदि कार्य करता है। इसे कंपनी द्वारा ही इंस्टॉल किया जाता है। इसे कंपनी द्वारा ही इंस्टॉल किया जाता है। एग्जाम्पल, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, डिस्क क्लीन या क्लीन अप, फॉर्मेटिंग सॉफ्टवेयर, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन सॉफ्टवेयर, सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर आदि। सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर आदि। सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर आदि। ठीक है, तो अगर हम देखें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में हमने क्या क्या कवर कर लिया, हमने ऑपरेटिंग सिस्टम कवर कर लिए और हमने यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कवर कर लिया। ऑपरेटिंग सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक एक लाइन जो लिखवाई है उसे बहुत अच्छे से याद कर लेना। सवाल बाहर जाना बहुत मुश्किल है, पूछेगा इसी में से घुमा फिरा के थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। ठीक है, अब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में तो आपको याद ही रखना है, आपके फोन में क्लीन अप है, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन है, और उसके अलावा आपके उसमें जितनी भी फॉर्मेटिंग के लिए जो है ऐप हैं, डिलीटिंग के लिए जो सॉफ्टवेयर्स हैं, वो सब क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। फिर बात आती है लैंग्वेज प्रोसेसर की, जिसमें हम लैंग्वेज प्रोसेसर में 3 पढ़ेंगे, मशीन लैंग्वेज, असेंबली और हाई लेवल। असेंबली को ही हम क्या कहते हैं, लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं, और हम पढ़ेंगे लैंग्वेज ट्रांसलेटर इसी के अंतर्गत। फिर बात करेंगे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। जो मुश्किल पोर्शन है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का वो यही है, बाकी ये सारी बातें बच्चों वाली हैं। ठीक है, यूटिलिटी भी, लैंग्वेज भी, सिर्फ एक ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने में थोड़ी सी परेशानी होती है, बाकी और सारी आसान कहानी है। तो आसान कहानी तो आराम से हो ही जाएगी, उसमें तो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।